मेरी सहेली का रवैया अचानक से ही बदल गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकम्मल तौर पर वो खामोश क्यों रहने लगी थी। ना वो मेरी किसी बात का जवाब देती थी और ना ही मुझसे कोई बात करती थी। मैं उसके कुछ भी पूछती तो वह खामोश रहती। यहाँ तक कि अब तो उसने मेरे साथ कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। मैं जब कॉलेज आती तो वो पहले से वहाँ पर मौजूद होती और वहाँ के चौकीदार से कोई बात कर रही होती। वहाँ का चौकीदार भी अजीब नज़रों से मुझे देखता था और जब से मैंने उस कॉलेज जाना शुरू किया था वो चौकीदार जब भी मुझे देखता था तो एक ही बात कहता था। जब मैं पहले दिन वहाँ गई थी तो उसका कहना था कि 40 दिन बाकी हैं और अब जबकि मैं रोज़ाना वहाँ जाती थी तो वह रोज़ाना ही एक दिन कम बताता। अब जबकि मुझे वहाँ जाते हुए 10 दिन हो गए थे तो उसका कहना था कि 30 दिन बाकी हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो किस चीज़ का जिक्र करता है और आखिर क्यों दिन गिनाता रहता है। जब मैंने अपनी सहेली से इस बारे में पूछा तो उसका भी यही कहना था कि उसे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अब तो वो मुझसे कोई बात ही नहीं करती थी। मैं उसके घर जाती तो वो मुझसे मिलने के लिए बाहर ही नहीं आती थी। उसके घर वालों का कहना था कि कुछ दिनों से उसका रवैया ऐसा ही हो गया है। वो घर में भी किसी से बातचीत नहीं करती और मुझे इस बात को लेकर बहुत तजस्सुस था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया। एक रात मैं अब्बा को देखने के लिए बाहर गली में निकली तो मैंने देखा कि मेरी सहेली मोहल्ले में बने उस मदरसे की तरफ जा रही थी जो काफ़ी सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था और वहाँ कोई नहीं जाता था। मैं उसके पीछे गई, उसे आवाज़ें देती, बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती रही मगर उसने पलटकर नहीं देखा। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था और फिर मुझे ऐसी खबर सुनने को मिली थी जिसने मुझे हैरान कर दिया था। सबका यही कहना था कि जो भी लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं कुछ दिनों के बाद से वो इसी तरह से खामोश रहने लगती हैं और किसी से भी कोई बात नहीं करती। जबकि वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था। वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिनकी वजह से वो लड़कियाँ परेशान होती या फिर उन्हें परेशानी उठानी पड़ती। तो आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने अम्मा अब्बा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जब भी सुबह कॉलेज जाया करती थी तो सारी लड़कियां छत पर मौजूद होती थी जबकि मुझे छत पर जाने से मना कर दिया जाता। मेरी सहेली तो पहले मेरे साथ हुआ करती थी लेकिन अब वह भी खामोशी से छत पर चली जाती। मैं उसे आवाज़ें देकर बुलाती रहती लेकिन वो मेरी बात ना सुनती और खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर चली जाती। वहाँ पर सारी लड़कियों को जाने की इजाज़त होती थी लेकिन जो लड़कियाँ नहीं आई थी उन लड़कियों को छत पर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ की जो कमेटी थी और वहाँ की कमेटी की जो मैडम थी उनका कहना था कि जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं छत पर बाकी लड़कियों के साथ जा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहीं पर नीचे रहना होगा। मुझे ये माजरा समझ नहीं आया था। वहाँ पर पढ़ाने वाली मैडम का कहना था कि मुझे 40 दिन तक इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ये राज खुद ब खुद मेरे ऊपर खुल जाएगा। जबकि मैं इस इंतज़ार में थी, मैं इस राज को जानना चाहती थी। मैं जब भी कॉलेज से घर वापस आती तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ का चौकीदार मेरा पीछा करता है। और एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर में मौजूद थी। जब मैंने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो वह चौकीदार घर के बाहर मौजूद था और मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंस रहा था। मैंने जैसे ही दोबारा पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो चौकीदार वहाँ से गायब हो चुका था। ये एक अजीब किस्म के वाक़यात मेरे साथ मुसलसल हो रहे थे जब से मैंने उस कॉलेज में दाखिला लिया था। मेरी वाहिद सहेली जो उस मोहल्ले में थी वो भी कोई बात नहीं करती थी। ना वो मुझे इस बारे में कुछ बताती थी और ना ही उसके अलावा उसने मुझे कभी भी किसी बारे में कोई बात की हो। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ये चौकीदार मुझे हर जगह दिखाई क्यों देता था, उसके पीछे क्या वजह थी। और फिर आखिरकार मुझे उस कॉलेज में पढ़ते हुए 40 दिन हो गए थे और फिर उसी दिन मैडम ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर बहुत सारा काम दिया था। उनका कहना था कि ये सारा काम ख़त्म करके ही मैं छुट्टी कर सकती हूँ। मैडम का कहना था और मैं कैसे उनकी बात को टाल कर सकती थी या इनकार कर सकती थी। उन्होंने मुझे बहुत सारे किताबें और रजिस्टर दिए थे और एक काम सौंप दिया था
कि जो मुझे हर हाल में यहाँ से करके ही निकलना था। मैं वो सारी चीज़ें उठाकर अपनी क्लास में ले आई थी और सारी लड़कियाँ एक एक करके वहाँ से जाने लगी थी। मैं अपने काम में इस कदर मगन थी और इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं इस क्लास में अकेली रह गई थी। और फिर अचानक से किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा था। जब मैंने नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ पर वही चौकीदार मौजूद था और उसने मुझसे यही कहा था कि मैडम मुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। मैंने वो सारा काम उठाया था और फ़ौरन उसे मैडम के कमरे की तरफ लेकर चली गई, जबकि मैं उस चौकीदार को वहीं पर खड़े हुए देख रही थी। वो इसी क्लास में वहीं पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही मैडम के कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि वो चौकीदार तो मैडम के कमरे में भी मौजूद था और मैडम से कोई बात कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो इसी जगह मौजूद था, तो अब मेरे यहाँ आने से पहले वो यहाँ कैसे पहुँच गया। खैर, मैंने मैडम से यही कहा था कि मैंने उनका सारा काम मुकम्मल कर दिया है और अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। मैडम का कहना था कि जाने से पहले मैं कॉलेज में बनाए गए तहखाने में जाऊं और वहां से एक सुर्ख रंग का दुपट्टा उठाकर ले आऊं, उसके बाद अपने घर चली जाओ। मैंने उनकी बात मानते हुए वैसा ही किया था। कॉलेज के तहखाने में मैं आज से पहले तो कभी नहीं गई थी, लेकिन मैडम का हुक्म था, इसीलिए मैंने इनकार नहीं करा। इनकार कर भी नहीं पाई। पूरा कॉलेज उस वक्त खाली था। सभी स्टूडेंट अपने अपने घरों को वापस जा चुकी थी। जब मैं कॉलेज के तहखाने में पहुंची तो वहां पर बहुत सारे सुर्ख दुपट्टे, लाल रंग के दुपट्टे मौजूद थे। खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें और जेवरात बहुत कुछ मौजूद था, जबकि एक छोटे से दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। देखते ही देखते मैं हैरान रह गई कि ये सारा सामान यहाँ पर कैसे आया था, लेकिन क्योंकि मैडम ने मुझे एक सुर्ख रंग का दुपट्टा लाने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने वो दुपट्टा उठाया और फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि उस कमरे में बहुत ही खूबसूरत और कीमती चीज़ें मौजूद थी। मैं हैरान हो रही थी कि मैडम ने मुझे यहाँ पर भेज दिया था, इतनी कीमती चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, ऐसे में उन्हें खुद यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन जो भी था, मैंने वही दुपट्टा उठाया था जो मुझे लाने के लिए कहा गया था और उस कमरे से बाहर निकल आई और निकल कर आकर मैंने दुपट्टा मैडम को दे दिया था। जब मैडम का कहना था अब मैं यहाँ छत पर जाऊँ और ये दुपट्टा अपने साथ ले जाऊँ, वहाँ पर मौजूद किसी भी मैडम को ये दुपट्टा पकड़ा दूँ और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँ। अब ये आखिरी काम बाकी था। मैंने वह दुपट्टा उनके हाथ से लिया था और छत की तरफ जाने लगी, जबकि मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि आज से पहले तो उन्होंने मुझे कभी भी छत पर जाने के लिए नहीं दिया था। और फिर अचानक से मुझे मैडम की वही बात याद आ गई, जब उनका कहना था कि ठीक 40 दिन के बाद वो मुझे छत पर जाने की इजाज़त दे देंगी। और आज मुझे इस कॉलेज में आते हुए मुकम्मल 40 दिन हो गए थे। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो अंधेरा छा चुका था और छत पर जो मंजर था उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।